Dear friends, we are going to start our second chapter of ninth class and this is force and laws of motion. इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड इंटरेक्ट किया था आप लोगों के साथ। आज मैं बेसिकली फिर से पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है और मैं चाहूंगा आप इसको ध्यान से सुने और मैं 9th लेवल का ही पढ़ाऊंगा, इसमें कोई भी टॉपिक में बियॉन्ड द लेवल जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 11th वाले बच्चे अगर इस वीडियोस को देखना चाहें तो देखें, क्योंकि 11th में स्टार्टिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसमें भी चैप्टर है। 11th में भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है और लगभग 60%, लगभग 50 to 60% 9th का ही 11th में है। तो 11th वाले बच्चे भी इस चैप्टर को पढ़ें और इसको लर्न करें। तो स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। पहला टॉपिक है हमारा, नाम पे ही दिया हुआ है फोर्स। तो हम पहले फोर्स को समझते हैं, फोर्स क्या है। फोर्स, फोर्स क्या चीज होती है? किसी वस्तु पे फोर्स आप लगाते हो तो क्या क्या होते हुए दिखता है? फोर्स क्या करता है? जब किसी वस्तु पे फोर्स लगता है तो वो वस्तु या तो अपने स्थान से खसक जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, या उसका शेप चेंज हो जाता है, या उसका साइज चेंज हो जाता है, या कभी-कभी केवल फोर्स ये सब परिवर्तन करने की कोशिश करता है पर फोर्स कमजोर होने के कारण कर नहीं पाता है। तो फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल कॉज। Force is defined as the external cause which change the shape, size or position of an object or tends to do so. Force कैसी क्वांटिटी है? Force वेक्टर क्वांटिटी है। Force कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स को हम जनरली छोटी क्लासेस में कैसे डिफाइन करते थे? Force is defined as a push or pull. Force is defined as a push or pull. फोर्स को किससे डिनोट किया जाता है? फोर्स को F से डिनोट किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। कई बार फोर्स की डेफिनेशन नहीं आता है तो आप इतना भी लिख सकते हो, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या होगी? हम बात करें यूनिट की, हमको यूनिट बनाते आनी चाहिए। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, सबको पता है। और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस आधार पे फोर्स की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे बोलने बहुत लंबी लग रही, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत लंबा लगता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलना। तो इसलिए इसको शॉर्ट में दे दिया गया न्यूटन। तो फोर्स की ऐसा यूनिट अब हम ऐसी लंबी चौड़ी यूनिट नहीं बोलेंगे, अब शॉर्ट में क्या बोलेंगे? न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हुई? न्यूटन। फिर से एक बार, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल कॉज व्हिच चेंज द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टेंड्स टू डू सो। ये टेंड्स टू डू सो को भी आपको समझना होगा कि ये टेंड्स टू डू सो क्या है। मैं एक ट्रक के पास गया और मैंने ट्रक पे फोर्स लगाया और मेरे फोर्स के कारण वो ट्रक का मूवमेंट नहीं हो पाया, पर मैंने तो फोर्स लगाया था। तो मेरे फोर्स ने उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की, हो नहीं पाया, तो उस वक्त क्या कहा जाएगा? टेंड्स टू डू सो। तो फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज अ पुश और पुल। फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। नाउ हम बात करें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं? 1 न्यूटन फोर्स, न्यूटन फोर्स क्या होता है? 1 न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं? वह फोर्स या उतना फोर्स जो कभी 1 किलो की वस्तु में, 1 केजी के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, उस फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। मान लीजिए आपका 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर एक आपने फोर्स लगाया F, और इस फोर्स के लगने से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये फोर्स कहलाएगा 1 न्यूटन। Force is said to be 1 Newton. Force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of, if it produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass
1 kg। क्या फोर्स की यूनिट न्यूटन ही है कि कुछ और भी है? ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही लिखना है, ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही लिखना है। हाँ, बट इसकी सीजीएस यूनिट भी है। क्या है? सीजीएस यूनिट। C for centimeter, G for gram, S for second। CGS यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास है डाइन, D-Y-N-E। क्या होती है? डाइन। अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि वन डाइन क्या होता है। वन डाइन फोर्स किसे कहते हैं? तो वन डाइन इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मास को आप किलोग्राम में नहीं नापोगे, इस सिस्टम में आपको ग्राम में नापना होता है, लंबाई को मीटर में नहीं, आपको सेंटीमीटर में नापना होता है, टाइम को सेकंड में रखा जाता है। तो सीजीएस सिस्टम में मास ग्राम में होता है, मास ग्राम में होता है, लंबाई सेंटीमीटर में होती है और टाइम सेकंड में होता है। तो फोर्स की स्मॉलर यूनिट है, बहुत ही स्मॉलर यूनिट। आप समझते हो मीटर और सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्मॉलर होती है, मीटर बड़ी यूनिट है। इसी प्रकार न्यूटन बिगर यूनिट है और डाइन छोटी यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन डाइन किसे कहते हैं, डिफाइन वन डाइन, वन डाइन को डिफाइन कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि वह फोर्स जो 1 ग्राम की वस्तु में, वह फोर्स जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सेलरेशन। उस फोर्स को हम वन डाइन फोर्स कहते हैं। फोर्स इज सेड टू बी वन डाइन, फोर्स इज सेड टू बी वन डाइन if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram। वह फोर्स जो 1 ग्राम की वस्तु में, 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उस फोर्स को वन डाइन कहते हैं, या उतने फोर्स को वन डाइन कहते हैं। तो डेफिनेटली ये बिगर यूनिट है न्यूटन, डाइन छोटी है। तो आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार न्यूटन बड़ी है, डाइन छोटी है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? मतलब आप अपने को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, दोनों फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी हम लिखते हैं 1 न्यूटन किसको कहते हैं? 1 न्यूटन बराबर अभी सिखाया मैंने, इधर लिखा भी है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं किलोग्राम को ग्राम में बदलता हूं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हाउ मच ग्राम्स आर देयर इन 1 केजी? 1 kg equal to 1000 grams। How many centimeter in a meter? How many centimeter in a meter? 100 centimeter in a meter, and we have to use second as it is. There is no change in second, so there will be 10 to the power 5, 30 here, 20 here, total 10 to the power 5 gram centimeter per second square। So 1 newton equal to how much? 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं हम? डाइन। तो इसका मतलब हो गया कि 1 न्यूटन फोर्स में कितने डाइन फोर्स होते हैं? 10 टू द पावर 5, मतलब 1 लाख डाइन फोर्स होते हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स क्या करती है? किसी वस्तु पे अगर फोर्स लगेगा तो क्या? देखिए, फोर्स बैलेंस्ड हो गया तो कुछ नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्स हो गया मतलब एक ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट साइड से आपने 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन लगा दिया, राइट साइड से भी, तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हो गया आपका? 0। नेट फोर्स क्या हो गया? तो 0। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स डेफिनेटली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन। जहां कहीं नेट फोर्स वहां एक्सेलरेशन। ध्यान से सुन लें, जब कभी भी आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? नेट फोर्स की, तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इज द फादर ऑफ एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस होगा, वेलोसिटी बदलेगी। चलिए, सो नाउ
हमने अभी क्या पढ़ लिया, आपका फोर्स पढ़ा। अब मैं फोर्स के बाद आपको यहाँ पर एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाना चाहूंगा जो फोर्स पर बेस्ड है। इज इट क्लियर? तो ये आप सब पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हमारे पास वो व्हाइट बोर्ड नहीं है, नहीं तो ब्लैक मार्कर से बहुत अच्छा दिखता आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, बट ड्यू टू लैक ऑफ थिंग्स, और जानते हो कि इस लॉकडाउन में बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले मिलेंगे, मल्टीपल नहीं मिलेगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो चालू हो रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये मैंने हल्का फुल्का पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाने की कोशिश करी थी, पर अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के भी समझा रहा हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये सीधा सिंपल सा भाषा में कहना ये चाहता है कि यदि किसी वस्तु पर फोर्स ना लगाया जाए, नेट फोर्स क्या रहे? जीरो रहे। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। If there is no force, there will be no acceleration. But इसको थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है, उसको भी सुनना पड़ेगा। वो क्या कहना चाहता है? If an object is in rest, क्या कहना चाहता है? If an object is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, if it is in motion, it will remain in motion until unless we apply an external force. हिंदी में सुनो, यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी। यदि वो मोशन कर रही है तो जिस वेलोसिटी के साथ, जिस दिशा में मोशन कर रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। If an object is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion with same velocity in same direction until unless we apply an external force. Now ये हमने उतने लंबे पूरे स्टेटमेंट को शॉर्ट में भी लिख दिया, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। आप जानते हैं, we know that F equal to क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि F equal to ma कहां से आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से आ गया? इसका भी हम आपको डेरिवेशन आगे करवाएंगे। F equal to कितना होता है? ma। लेट मान लेते हैं लेट F equal to क्या है? 0। बेसिकली F equal to ma मतलब ये हमारा क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये न्यूटन का क्या है? न्यूटन्स सेकंड लॉ कह सकते हो आप इसका। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया होगा। अगर मेरा F 0 हो गया, इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अब किसी भी पार्टिकल का मास तो 0 होने से रहा, दो नंबर का प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तब आता है जब उसमें से एक पॉइंट 0 हो, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 0 हो ही नहीं सकता। अब आप पार्टिकल है तो मास तो होगा, मतलब कौन 0 होगा फिर? भाई m is not equal to 0, m is not equal to 0, तो this implies that बचा कौन 0 होने को? a equal to 0। इसका मतलब a कब 0 आया? जब आपने क्या कंसीडर करा? फोर्स 0 कंसीडर करा। हेंस आप क्या लिख सकते हो? फाइनली आपने क्या हासिल कर लिया कि if f equal to क्या है? 0 है, this implies that a भी क्या होगा? 0 होगा। यही आपका क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से सुनेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया है। क्या कहा गया है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे।
लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन अनटिल अनलेस वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन खड़ा हो गया होगा, इनर्शिया क्या होता है सर? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वस्तु के अंदर विद्यमान रहने वाली एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट इनबिल्ड, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, और उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनर्शिया की प्रॉपर्टी। किसी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्यों बनी? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द फैक्टर? which factor is responsible for the inertia? तो आपका आंसर होना चाहिए मास। क्या आंसर होना चाहिए? मास। जो वस्तु जितनी भारी होगी, जितना ज्यादा उसका मास होगा, उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। और अगर वस्तु का मास कम होते गया तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी। इनर्शिया की प्रॉपर्टी रहती है हल्के से हल्के पार्टिकल में रहेगी, परंतु जितना ज्यादा पार्टिकल भारी होगा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगी। Inertia is the inherent property of the object due to which it opposes the change in its state of rest or state of motion। कुछ बुक्स में लिखा है inertia दो प्रकार का होता है, inertia of rest, inertia of motion। अब वहाँ inertia of rest में बोलने की बारी आएगी तो हम क्या कहेंगे? inertia of rest किसको कहते हैं? inertia of rest किसको कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को inertia of rest कहते हैं। If an object is in rest, it want to remain in rest, this property of the object is known as inertia of rest। अब मैं पूछे inertia of motion क्या है तो आप क्या कहोगे? According to the property of inertia of motion, inertia of motion is the inherent property of the object that if it is in motion it will remain in motion with the same velocity in same direction until unless we apply an external force। So हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हुआ, इनर्शिया कंप्लीट हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ, फोर्स कंप्लीट हुआ, न्यूटन यूनिट किसको कहते हैं, न्यूटन की डेफिनेशन क्लियर हुई, डाइन डेफिनेशन किसकी होती है, डाइन यूनिट किसकी होती है वो हमने समझा, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, ये सब चीजें समझी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिससे हम न्यूटन के सेकंड लॉ को समझ पाएंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने से पहले आपको मोमेंटम को समझना होगा। किसको समझना होगा? मोमेंटम को। मोमेंटम भी बढ़िया गजब की फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत बार आपके काम आएगी, अधिकांश न्यूमेरिकलों में काम आएगी। नाम है मोमेंटम। मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरीके से मैं आपको इंटरेस्टेड लग सकूं, कि आपको ये लेक्चर्स बोरियत में ना लगे। ये तो एकदम केवल थ्योरी पढ़ाया जा रहा हो तो आपको बोर लगेगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि डेफिनेशन बोलने में भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके आपने इंटरेस्ट प्रोड्यूस करूं तो आना चाहिए। मोमेंटम एक कार है, एक कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। वही कार की आगे जाकर स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ? उसमें क्या बढ़ गया? अरे उसका मोशन तेज हो गया, उसका मोशन बढ़ गया, उसमें मोशन ज्यादा है। इस कार में मोशन कम है, इस कार का मोशन ज्यादा है, आप यही बोलोगे। अर्थात इसमें मोमेंटम कम है, इसमें मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द total motion stored in a body। Momentum is defined as the total motion stored in a body। Momentum is a vector quantity, it is denoted by P and it is numerically equal to the product of mass and velocity।
Momentum is numerically equal to the product of mass and velocity. मास को किससे डिनोट करेंगे हम? m से, वेलोसिटी को v से। अभी कार है, इस कार का मास आप यहाँ लिख दो, इसकी वेलोसिटी यहाँ रख दो, प्रोडक्ट कर दो तो कार का क्या आ जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। अब मुद्दे की बात समझे, अगर एक ऑब्जेक्ट है, वही कार है, वही फिक्स कार है, कार का मोमेंटम बढ़ाते जाना है, तो आप उसका मास थोड़ी बढ़ाओगे, चलती हुई कार का मास थोड़ी बढ़ेगा, आप उसकी क्या बढ़ा सकते हो? वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। इज इट क्लियर? सो नाउ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या यूनिट होगी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? बनाओ फास्ट। मोमेंटम की एसआई यूनिट बनाई आपने? हाँ बना ली होगी, आई थिंक बना ली होगी। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? टेल मी, बहुत सिंपल सी वेलोसिटी की यूनिट अपन पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, इस कार का मोमेंटम बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? यहाँ 10 से 20 हो गया, 20 हो गया, तो कार का मोमेंटम कैसे बढ़ गया होगा? समझा सकते हैं? क्या क्या करा होगा कि फोर्स, क्या करा होगा कि मोमेंटम बढ़ा होगा? फोर्स लगाया होगा। मैं जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा उतना तेजी से मोमेंटम बढ़ेगा। अगर वो फोर्स कम लगाऊंगा तो मोमेंटम धीरे चेंज होगा। फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम में परिवर्तन भी तेजी से होगा। मतलब कुल मिलाकर जो मोमेंटम में चेंज आना है, पर सेकंड कितना मोमेंटम बढ़ेगा या पर सेकंड कितना मोमेंटम घटेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्स पर। तो अब हम यहाँ पर मोमेंटम से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है, वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पर सेकंड कितना मोमेंटम बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ना भी होता है, घटना भी पॉसिबल है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट लगता है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट लगेगा, तो ये फार्मूला कुछ इस रूप में ले लेगा, F इक्वल टू एक कांस्टेंट k लिख दिया, del p by del t लिख दिया, और ये जो k है, इस k की वैल्यू होती है 1 इन SI सिस्टम। इन SI सिस्टम कितनी यूनिट वैल्यू होती है? 1। तो F इक्वल टू कितना हो गया? del p by del t। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। ये किसने बताया? साइंटिस्ट न्यूटन ने। और इसी को क्या कहा गया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, यदि किसी वस्तु पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, ये कार चल रही है, चलती रहे, अब हम इस पर एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं, तो क्या मोमेंटम बढ़ेगा? नहीं। घटेगा क्या? नहीं। क्योंकि मोमेंटम को बढ़ाना हो या मोमेंटम को घटाना हो तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं यदि 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 इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या रहेगा? अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उस सिस्टम का नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नेट मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझते हैं इसको भी हम, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सारे टॉपिक अभी मेरे बीच में से मिस भी हो रहे हैं, पर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहना चाहता है? if there is no external force acting on the system, if there is no external force acting on the system, then the total momentum of the system remains constant. If you are not applying any external force on the system, then the total momentum of the system will remain constant. क्या होता है सर? जब तक आप इसकी न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना,
तब तक इसकी गहराई में भी नहीं जा पाएंगे हम लोग, पर जाएंगे, हम यूज भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट बी वरी। बट कुछ शब्द सुनने को तो मिले, जब आप 8th से 9th में आए थे आपको कहाँ पता था कि मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है, डायनेमिक यूनिट पढ़ेंगे, न्यूटन यूनिट पढ़ेंगे, हम छुट्टियों का पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। ओके गुड। सो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F इक्वल टू डेल P बाय डेल T। ये जो डेल है ट्रायंगल, पहली बार नहीं आ रहा, पहले वाले लेक्चरों में भी आ चुका है। ये जो डेल है ट्रायंगल, ये चेंज इन मोमेंटम बताता है, और जो टाइम लगता है उसको डेल T लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ाना रह गई आप लोगों के, तो मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस में सिखाना चाहूंगा। आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देख सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में अधिकांश घरों पे कैरम बोर्ड बाहर निकल आए हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम पे। तो आप कैरम के ऊपर एक क्वीन की बोर्ड को बीच में नीचे सेंटर पे रख ले और उसके ऊपर 2-3 बोर्ड दूसरी कोई सी भी जमा ले, व्हाइट ब्लैक, और पूरे उस बंच के ऊपर शॉट मारे, ठीक है, स्टाइगर से। तो आप पाएंगे कि स्टाइगर क्वीन को लेकर आगे निकल गया, बाकी बंच वहीं के वहीं गिर गया। क्यों? चलिए ये प्रैक्टिकल ना करना हो तो एक और प्रैक्टिकल कर लें। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, परिवार के साथ हो सकता है कि कार्ड्स प्ले किए जा रहे हो, घर में बैठ के कार्ड प्ले कर रहे हो, आप लोग प्लेइंग कार्ड से मजे ले रहे हो। तो एक ताश का पत्ता लें और गिलास लें, और ताश के पत्ते के ऊपर सेंटर में एक सिक्का रख लें और उसको गिलास के ऊपर रख लें। मतलब इन सेंस कि बहुत छोटी क्लासेस में भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है, पर पहली बार नहीं हो रहा, फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं। तो इसके ऊपर आपने कार्ड रख लिया और इस कार्ड के ऊपर बीच में सिक्का रख लिया और आप अपने कार्ड पे टपोरी मारें, तो कार्ड मोशन में आ जाएगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। क्या है यहाँ पर, आपने सिक्के पे फोर्स नहीं लगाया तो सिक्का रेस्ट में था, तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, वहीं रुक गया, रुका। और कार्ड के आपने फोर्स किस पे लगाया, कार्ड पे, तो कार्ड किस में आ गया, मोशन में। कार्ड किस में आ गया, मोशन में। कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया। हाँ, अगर कॉइन और कार्ड चिपके हुए होते हैं तो वो वन बॉडी सिस्टम हो जाता, वो चिपके हुए नहीं है, अलग अलग है। तो क्या हुआ, आपने फोर्स कार्ड पे लगाया, तो जिस पे फोर्स लगाया उसमें पहला एक्सेलरेशन आ गया, वो मूवमेंट करने लग गया। बट जिस पे फोर्स नहीं लगाया वो था कॉइन, तो कॉइन क्या हो गया, नीचे गिर गया। नीचे भी क्यों गिरा, उसको तो वहीं रुक जाना चाहिए था एयर में, उस पे नीचे के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग गया, तो ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच दिया। अदरवाइज अगर ग्रेविटी का फोर्स नीचे नहीं होता, भाई तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो कॉइन एयर में रह जाता। ठीक है, चलिए नाउ मैं और एक बहुत सिंपल डे टू डे लाइफ से समझाऊं मैं। आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना हो कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं, कार तेजी से चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है, तो क्या होता है उस वक्त जब कार स्पीड में चलती रहती है तो हम मोशन में आ जाते हैं, पूरी कार मोशन में रहती है, अंदर की हर एक सीट मोशन में रहती है, आपकी पूरी बॉडी मोशन में रहती है। और जैसे ही फोर्स लगता है स्टॉप करने के लिए, ब्रेक सडनली लगाना पड़ता है, कभी कोई जानवर आ जाए कार के सामने या कोई आ जाए तो एकदम फुल ब्रेक लगा दी जाती है, और अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो आपकी बॉडी मोशन में थी, इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन, उसके चक्कर में आपकी बॉडी आगे चले जाती है। कार को तो रोकने के लिए फोर्स लग चुका था, पर आपकी बॉडी मोशन में आ चुकी थी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो आपकी बॉडी का अपर पार्ट आगे की ओर ठुकाता है। अगर गाड़ी की छत के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है और बंधा हुआ ना हो तो पूरा सामान आगे गिर जाएगा आपका। आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो यदि, और हॉर्स राइडिंग में क्या हो कि आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, घोड़ा चल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, आप घोड़े के ऊपर बैठे हो और अचानक घोड़ा दौड़ना चालू कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बॉडी बैकवर्ड फॉल फील करेगी, एकदम पीछे की ओर झटका लगेगा, पीछे की ओर जैसे गिरने लगोगे। उसका पीछे कारण क्या है कि आप रेस्ट में थे, हॉर्स रेस्ट में था, होल सिस्टम इज इन रेस्ट, सडनली हॉर्स ने रनिंग स्टार्ट कर दी, मतलब फोर्स उस पे लग गया, वो मोशन करने लग गया, बट आप पे फोर्स नहीं लगा था, तो आपने बैकवर्ड फॉल फील करा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हो डे टू डे लाइफ में। और
बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल दिखाई देंगे, तो आप उससे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के फर्स्ट लॉ को समझेंगे। सेकंड लॉ आपको समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। हम यहां से एक फार्मूला आपको हमने प्रॉमिस करा था कि F ma कैसे आया, मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आया, हम उसको भी लाके दिखाते हैं आपको कि F ma कैसे आया। मैं भी जो डेरिवेशन करवा रहा हूं सिंपल वाले डेरिवेशंस करवाऊंगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस नहीं करवाऊंगा, जो पॉसिबल हो सकता है, जितना इजी वे हो सकता है, बिकॉज़ आपने जस्ट 9th में कदम रखा है, ठीक है। और इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूं लॉकडाउन में, जितना मेरे लेक्चर्स लॉकडाउन में लग रहे हैं, आपने हर दिन के मेरे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, तो मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट का कह रहा हूं, दोनों का कोटा आपकी जुलाई तक का कंप्लीट हो जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप 40 मिनट 50 मिनट का मेरा डेली का वीडियो देखें, उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद आप जब स्कूल से स्टार्ट होगी तो आपको बहुत इजी वे लगेगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि F ma कैसे आया। अभी हमने F क्या पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या सीख चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से F क्या होता है, del P by del T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि we know that, क्या जानते हैं हम लोग कि F क्या होता है, P मोमेंटम P कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पुट दिस वैल्यू हियर, सो F कितना हो जाएगा, del मास इनटू वेलोसिटी अपॉन कितना आ जाएगा, del T। अब क्या समय के साथ मास बदलता है, समय के साथ मास चेंज नहीं हो रहा है। जनरली 9th क्लास तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, 9th क्लास में जो क्वेश्चंस हैं और 11th में भी अधिकांश क्वेश्चन में मास टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जो हायर क्लासेस पे जाएंगे तो हम वो भी सोचेंगे कि कार चलेगी तो पेट्रोल जलेगा, तो फ्यूल भी कम होगा, उसका भी मास, परंतु जब टाइम इंटरवल दिया जाता है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल दिया है हमने, और छोटे टाइम इंटरवल में कोई पेट्रोल नहीं जल जाता है गाड़ी का। समझ में आ रहा है, गाड़ी चल रही है तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मास लगभग फिक्स है आपके लिए। तो जो चीज फिक्स है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये चेंज दिखाता है। तो चेंज मास और वेलोसिटी में से किसमें होगा, वेलोसिटी में। तो हमने डेल बाहर रख लिया और क्या लिख दिया, हमने m बाहर कर दिया। आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा del v by del t। और आप लोगों को पता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, del v by del t क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो आप देखते देखते ध्यान से देखें कि f इक्वल टू कितना चुका m, और del v by del t को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो आपका फार्मूला क्या आ चुका है, f इक्वल टू ma आ चुका है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। एक न्यूटन थर्ड लॉ और बचा है मेरा 1 मिनट का, तो मैं चाहता हूं कि आपको न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा दूं। उसके बाद कल हम इन पर और डिटेल में ले चलेंगे, इनके बहुत सारी एप्लीकेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अभी तो मेरा एक न्यूटन थर्ड लॉ बचा है, मैं उसी पे डिस्कशन आपसे कर लेता हूं 1 मिनट का। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या सिखाता है, every action there is equal and opposite reaction, every action there is equal and opposite reaction। अगर आप देखें यहाँ पर, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है आपका, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगाएगा। फिर अगर फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया F12, तो इतना ही फोर्स दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे फोर्स लगाएगी, उसको बोलेंगे F21, और डेफिनेटली फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसको F21 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, F12। फोर्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, उसका मतलब हो गया फोर्स फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। इसको बहुत गहराई में पढ़ने की जरूरत है। लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम इसके न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी थ्योरी कंप्लीट करी है, कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप
कि आप घर पर कितना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और लॉकडाउन का पॉजिटिव यूज करेंगे। ओके बाय।